हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप जानते ही हैं, इस चैनल पर मेरी क्लास आपको ज्योग्राफी की मिलती है हर रोज 2 PM। तो हर रोज आपको लाइव क्लास मिलेगी मेरी ज्योग्राफी की। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने जो भी दोस्त हैं सभी के साथ टाइम से आ जाएंगे क्लास में स्टडी करने के लिए। और मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चों। जैसे कि ये हमारा आप जानते हैं राइज स्मार्ट का यूट्यूब चैनल है, तो हमारा राइज स्मार्ट का ऐप भी आ चुका है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जिसमें आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास टेस्ट मिलेगा। जो भी आप उस दिन क्लास में पढ़ोगे उसके बाद तुरंत आपको टेस्ट भी मिलेगा उसी टॉपिक का। और जो कंटेंट मिलेगा आपको वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, चाहे आप जिसमें पढ़ सकते हैं। और वहां पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे, जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी मिलेगी। तो हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप हमारे कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे और सब्सक्रिप्शन लेते हुए आप TB500 का आप यूज करेंगे तो इससे आपको डिस्क्रिप्शन फी में जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोड यूज कर सकते हैं फी में डिस्काउंट के लिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो आपको जानकारी है तो जो दिया हुआ नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोड आप यूज रखना TB500। तो पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं जहां से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो बच्चे आप नोटबुक करके बैठ जाइए। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं जुड़ोगे और हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो सफलता अधूरी रहेगी। टीचर और स्टूडेंट का आपस में बातचीत करना, अपने डाउट पूछना और टीचर उसको एक्सप्लेन करे, तभी लर्निंग जो है पूरी होती है। ठीक है, तो नोटबुक लेके जरूर बैठ जाइए। बेशक आप ऑनलाइन पढ़ें लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा ही पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ। Which of the following state was declared as India's first organic state in January 2016? तो एक तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से ही याद हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का पहला जैविक राज्य कब घोषित किया गया। तो भारत का पहला जैविक राज्य कब घोषित किया गया, जनवरी 2016 में। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा, क्योंकि आप देखिए भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें फसल उत्पादन करना है। जब फसल उत्पादन करेंगे तो हम खाद्यान्न का, कीटनाशकों का, उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ती है लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा सिक्किम राज्य है, याद रखना कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य है, ये भारत का पहला जैविक राज्य घोषित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और आपके एग्जाम में भी मिल सकता है। तो याद कर लीजिए, आपको वैसे भी याद करना ही है, एग्जाम में भी ना आए फिर भी याद कर लेना, क्योंकि देखिए आप भी कर सकते हो, आपको भी ऑर्गेनिक चीजें यूज करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। Which of the following is called the mysterious lake? तो रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है और क्यों। जो एक झील है आपकी कौन सी, उत्तराखंड राज्य में। अगर याद करो उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील है बच्चों, उसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आज भी वर्तमान में भी बहुत सारे मानव कंकाल पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं, कहाँ से आए, क्या हुआ है, तो उसका क्या है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। राज्य की बात करो तो याद रखना उत्तराखंड राज्य भी पूछ सकते हैं आपके। क्या है, किस लिए फेमस है, मानव कंकाल इसमें पाए जाते हैं। मानव कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल के लिए फेमस है, मानव कंकाल इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है आपकी रहस्यमयी झील। उत्तराखंड राज्य में है। वैसे तो आप जानते हैं बहुत सारी झीलें हैं भारत में, लंबी झील, ऊंची झील, जिसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, ऐसी झीलें, लेकिन ये रहस्यमयी झील भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, उत्तराखंड राज्य में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज। देखिए भारत में कपास बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि भारत में इसके द्वारा ही सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग।
सबसे ज्यादा फेमस है और भारत हमेशा ही प्राचीन समय से ही भारत में सूती वस्त्रों का जो है निर्यातक रहा, फेमस रहा। तो कपास के लिए बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो कपास पर क्या निर्भर करता है? सूती, कपास पर निर्भर करेगा सूती वस्त्र उद्योग। और जो कपास है बच्चों, तो कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की जरूरत पड़ती है आपको? काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। काली मिट्टी को ही, काली मृदा को ही आप और क्या क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है और इसको आपको कपासी मृदा भी कहा जाता है। और बात करेगा सबसे ज्यादा ये कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है महाराष्ट्र और गुजरात में। कहां पर मिलती है? यहाँ पर आपका महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी वहीं पर सबसे ज्यादा आपके क्या होंगे? कॉटन होगा, कपास होगा। और जहां पर कपास सबसे ज्यादा होगा वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग भी लगेंगे। तो भारत के इसी वाले क्षेत्र पर सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास उगता है और सूती वस्त्र उद्योग है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा की बात करें तो ये एट प्रेजेंट गुजरात में है, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में। लेकिन क्या हुआ, महाराष्ट्र में हम गन्ने की पैदावार को बढ़ाने लगे हैं। तो जब हमने गन्ने की पैदावार बढ़ा दी तो थोड़ा कपास का उत्पादन कम हुआ। जो फसल है, आपकी जनसंख्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बच्चों, उसका डेटा मैं आपसे बार बार बोलती हूँ बदल जाता है, तो थोड़ा सा अपडेट जरूर रहेगा अपने एग्जाम के टाइम, ठीक है, याद रखना। तो ये है आपके कपास वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर निर्भर करता है क्या? भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। गर्मी आने लगी है, सबको भारत में सूती वस्त्रों की और इवन विदेशों में भी मांग बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढे। फाइंड द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल इन द फॉलोइंग। ये दी हुई हैं, इन सबकी खान, ज्यादातर खान के नाम पूछते हैं, जो जगह है, जगह के नाम बताए गए हैं, तो क्रम से इसको लगाना है। भारत में सबसे ज्यादा या तांबे की खान का नाम बताइए, सोने की खान का नाम, लोहा, कोयला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नहीं पूछे, कई, इसमें 4 पूछ लिए हैं। तो जो मिनरल्स हैं उसकी खान कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा किया जाता है और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है। तीनों को क्वेश्चन अलग होते हैं और आंसर अलग होते हैं, तो इनका आप थोड़ा सा याद कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, आपको पता है सबसे ज्यादा तांबा आपको मिलेगा खेतड़ी, सोने की खान का नाम है कोलार और ये आपकी लोहे की खान का नाम है कुद्रेमुख और कोयला पाया जाता है आपका झरिया में। तो इसका ऑप्शन बनता है ए सही, ठीक है। खेतड़ी में सबसे ज्यादा आपका तांबा पाया जाता है, फेमस है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? वेयर इज द कांडला पोर्ट लोकेटेड? सबसे पहली बात करें तो बंदरगाह क्या है, पोर्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है ज्यादातर पोर्ट आपको भारत में मिलेंगे तटीय क्षेत्रों पर। कहां पर मिलेंगे? तटों पर ही मिलते हैं, क्योंकि तटों से हम क्या करते हैं, विदेशों को सामान भेजते हैं और विदेशों से सामान मंगाते हैं, ठीक है। तटों पर यात्रा लगाए गए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिप खड़े रहते हैं, यहाँ पर माल ढुलाई का कार्य होता है, शिप की मरम्मत होती है ताकि वो खराब ना हो जाए, यहाँ पर सामान की लोडिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये पोर्ट ज्यादातर हैं। और भारत में अगर बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कितने बड़े बंदरगाह है, 13 और लगभग 200 के छोटे आसपास छोटे छोटे बंदरगाह है, ठीक है। और बात करें तो सबसे जो कांडला है, कांडला कहां पर स्थित है, तो ये आपकी कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। कहां पर है कांडला बंदरगाह? गुजरात में है ये, गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी दे दी गई है, यहाँ पर आपको कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है ये आपकी, तो यहीं पर है आपका, तो इसलिए इन्होंने कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में दे दी। राज्य अगर ऑप्शन में होता तो आपका गुजरात, ठीक है। और कई बार अगर बात करें कौन सी दिशा का है, पश्चिमी तट पर, क्योंकि भारत की डायरेक्शन वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो थोड़ा सा आप ये भी याद कर लेना कौन सा ईस्ट की तरफ बंदरगाह पड़ेगा और कौन सा वेस्ट की तरफ बंदरगाह पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन, जो थ्योरी है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2008 में
बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? विच रिवर ऑफ बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड क्रिएटेड ए डिजास्टर सिचुएशन? सबसे पहली बात करें तो देखो बच्चों, इसी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कई लैंग्वेज में और कई तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि भारत की सबसे क्रमहीन नदी कौन सी है, या मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलती है वो नदी कौन सी है, तो मार्ग बदलने वाली नदी, या किस नदी को, ऐसे भी पूछ सकते हैं, किस नदी को बिहार का शोक, शोर ऑफ बिहार कहते हैं, तो बिहार का शोक। तो ये सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका एक नदी, और वो नदी कौन सी है आपकी, वो है कोसी नदी। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी में मिलने के बाद ही समुद्र में गिरती है। और देखो बच्चों, अभी इसका मतलब क्या है क्रमहीन नदी? ज्यादातर जो नदियां हैं उनका एक क्रम होता है घूमने का, वो अपने फिक्स रास्ते पर, निश्चित रास्ते पर चलती हैं। लेकिन जो कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके, याद रखना, इसका ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो पूर्वी नेपाल हिमालय से। नेपाल में भी हिमालय है, नेपाल हिमालय, आपको पता ही है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो ये वहीं से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। और ये क्या करती है, इसका जो मार्ग है घूमने का वो निश्चित नहीं है, ये अपने मार्ग, अपने रास्ते, अपना पथ बहुत ज्यादा बदलती रहती है। और अगर नदी में जो एक फिक्स रास्ता है वहां पर अगर नदी का पानी चलता है तो वो बाढ़ नहीं है। अगर वही पानी जहां पर मानव बसाव है वो वहां पर आ जाए तो वही आपका क्या है, वही आपकी बाढ़ है। और होता क्या है कि बिहार में मिट्टी तो अच्छी है, जलोढ़ मृदा है, लेकिन कोसी नदी फसल को नष्ट कर देती है। इसकी वजह से बिहार का शोक, दुख कहते हैं, सारे किसान दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये बाढ़ लेकर आ जाती है जहां पर भी फसल उत्पादन होता है। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए बच्चों, एक नया क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है, एक होती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे? आपने बहुत सारी क्रांतियां तो पढ़ी होंगी, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, तो इसी तरह से एक अमृत क्रांति है। जो अमृत क्रांति है उसका संबंध है नदियों को जोड़ने से। किसका संबंध है? नदियों को जोड़ने से। ये क्वेश्चन पूछते हैं जैसे लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो वैसे ही नदियों को जोड़ने से इसका संबंध है। अब दो तरह की नदियां हैं बच्चों, ठीक है, दो तरह की नदियां हैं, एक सूखी नदी है और एक बहुत ज्यादा उसमें पानी है। तो अगर हम दोनों नदियों के रास्तों को आपस में जोड़ दे तो ज्यादा जिसमें पानी है वो कम नदी में, कम पानी वाली नदी में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। जहां पर बाढ़ आ रही है वहां पर बाढ़ नहीं आएगी, जहां पर सूखा है वहां पर सूखा नहीं पड़ेगा। तो इस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपकी अमृत क्रांति, अमृत रिवॉल्यूशन का संबंध किससे हुआ? नदियों को जोड़ने से। तो इसी तरह से जो आपकी कोसी नदी है, कौन सी नदी? कोसी नदी। तो कोसी नदी का जल बिहार में एक छोटी सूखी नदी है मेची, उससे जोड़ा जा रहा है। कब से? अगस्त 2019 से, ठीक है, 2019 से कोसी नदी का जल मेची नदी में जोड़ा जा रहा है। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया गया। कोसी नदी कि कहां पर बाढ़ लेकर आती है, या किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्रमहीन नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी करती है, तो वो आपकी कोसी ही है। लेकिन अब ये भी पूछ सकते हैं कोसी नदी का जल किस नदी में कब से जोड़ा जा रहा है, तो कोसी नदी का जल मेची नदी में 2019 से जोड़ा जा रहा है। आप ये भी याद कर लेना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, कमेंट करके जरूर बताते रहिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन रिवर्स इन इंडिया? तो आपको ये तो पता है हर नदी की एक उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से वो निकलती हैं। तो भारत की बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत में से निकलती हैं और ऐसी भी नदियां हैं जो भारत से नहीं निकलती। जैसे अभी आपने देखा कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत में आती है। ऐसे इनमें से कौन सी नदी है जो आपकी भारत में जिसका स्थान नहीं है? तो वो है आपकी सतलज नदी।
ठीक है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। और खुद सिंधु भी भारत से नहीं निकलती, ये भी कहां से निकलती है? दोनों ही नदी आपके तिब्बत पठार से निकलती हैं। इनका उद्गम बात करो तो तिब्बत पठार से ये निकलती हैं, ठीक है ना। और इवन क्वेश्चन में पूछा था कि भारत की कितनी नदी तिब्बत के पठार या चीन से निकलती है, तो भारत की जो 3 नदी हैं वो निकलती हैं तिब्बत के पठार से। कितनी नदियां? 3 नदियां निकलेगी। तो तिब्बत पठार से 3 नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी आपकी? एक तो सिंधु नदी हो गई, दूसरी हो गई आपकी सतलज नदी, और फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां हैं बच्चों जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, भारत से नहीं निकलती। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, ठीक है। तो इस आंसर हुआ आपका सतलज नदी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है तो सभी याद करते रहिए। रिवर्स वाला टॉपिक एक अच्छा टॉपिक होता है, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको रिवर्स से बनने वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो भारत की नदियों को, पठार को, दर्रों को, क्लासिकल डांस को, ठीक है ना, ऐसे टॉपिक्स जो है, नेशनल पार्क को, डैम को, लेक्स को, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों मिलते ही हैं। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा पर रिलेट करके मिल जाते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पढ़ना जरूरी है और लगातार पढ़ना जरूरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार कौन सा है? द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया। तो आपको पता ही है भारत में और इवन हर जगह ही पर्वत और पठारों में मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन अगर भारत में बात करो, भारत में सबसे ज्यादा पठार, किस पठार में मिनरल्स पाए जाते हैं? तो भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार? कमेंट करके आंसर आप भी करते रहिए। छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पर पठार है। इसको कहा जाता है भारत का रूर। इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूर इसको कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन इंडस्ट्रीज है वो इसी क्षेत्र में लगाई हुई है। और क्यों लगाई हुई है? वेरी सिंपल, क्वेश्चन आपको बता ही रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लोहा, कोयला और पानी तीनों एक जगह यहीं पर पाए जाते हैं। और ज्यादातर सभी क्या पाए जाते हैं आपके यहाँ पर? आयरन इंडस्ट्रीज। देखिए इस वाले हिस्से में क्या मिले? सूती वस्त्र उद्योग। भारत के सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर इसलिए मिले क्योंकि, आप बताइए क्यों मिले फटाफट से कमेंट करके। इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पर कपास है, और कपास किसकी वजह से हुई? यहाँ पर काली मृदा की वजह से हुई, ठीक है। काली मृदा है, कपास है, इसकी वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगे। और जितने भी आयरन इंडस्ट्रीज है, लोहा इस्पात उद्योग, कौन से? जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो इसी क्षेत्र में भारत के लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार खनिजों के लिए फेमस है। जहां पर मिनरल्स होंगे, लोहा होगा, कोयला होगा, तो वहीं पर वैसे उद्योग लगेंगे। मध्य भारत की बात करो, यूपी के डायरेक्शन वाली, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन है, गन्ना है वहां पर। तो प्रकृति ही डिसाइड करती है कहां पर हम कैसे उद्योग लगाएं, संसाधन ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पदार्थ निकलता है वह इनमें से क्या है? द मटेरियल दैट कम्स आउट ए वोल्केनो एट द टाइम ऑफ इरुप्शन इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। जो निकलता है आपको पता ही क्या निकलता है? ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो ठोस है, तरल है, गैस है, तो इनमें से क्या क्या निकलता है? ज्यादातर आपने मैग्मा पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी से तीनों ही चीजें निकलती हैं। अब कैसे? सबसे पहले अगर बात करें ज्वालामुखी क्या है, देखिए ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ है, पिघले हुई चट्टानी पदार्थ है, मैग्मा निकलता है। मैग्मा क्या है? पिघला चट्टानी पदार्थ। पिघला चट्टानी पदार्थ को आप बोलते हो मैग्मा, ठीक है। मैग्मा निकलता है, ये तो तरल हुआ। आपको पता ही जब चट्टानी पिघल गई तापमान के उसे, तो वो तरल हुआ, तो तरल निकलेगा। अब बात करते गैस की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैग्मा बना हुआ है, तो अब यहाँ पर चट्टाने टूटेंगी ये। तो जब ये चट्टाने टूटेंगी तो इसको कौन लेकर आएगा? तो चट्टाने जो टूटती हैं वो सबसे पहले जल वाष्प,
सबसे पहले क्या होता है, जलवाष्प बाहर निकलती है और वो चट्टानों को तोड़ देती है, क्योंकि आपने देखा ही जब भी जलवाष्प बनती है वाटर वेपर वो हमेशा ऊपर उठती है और रास्ते में उसके कुछ भी आ जाए उसको भी उड़ा देती है या तोड़ देती है। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी बहुत ज्यादा जलवाष्प पाई जाती है, जब वो ऊपर उठेगी चट्टानों को तोड़ देगी और जैसे चट्टानें निकली ये तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। तो गैसें भी निकलती हैं, इवन पूछते हैं एग्जाम में कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक ट्रिक है आपकी, सल्फर कब ना जला। सल्फर, इधर लिखती हूं मैं आपको, सल्फर कब ना जला, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। तो ट्रिक है सल्फर कब ना जला। ठीक है, तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कब से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ना से आपको याद हो जाएगा नाइट्रोजन और जला से याद हो जाएगा आपको जलवाष्प। ठीक है, तो ये सभी गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं। अब बात करते हैं ठोस। तो पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है बच्चों, तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी निकलते हैं, तरल भी निकलता है मैग्मा, कुछ पिघला हुआ, जो पिघल नहीं पाते वो बड़े बड़े पत्थर भी निकलते हैं। तो ज्वालामुखी से तरल, गैस और ठोस तीनों ही चीजें निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या समझ में नहीं आया, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। 2 PM पर हर रोज मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है इस चैनल पर। सुबह 8 बजे से आपको करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS सारे सब्जेक्ट्स ही आपको मिलते हैं। तो हमारे साथ रहिए आप, अपनी सफलता को पाने के लिए हम आपकी सफलता में हमेशा साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो वेरी सिंपल, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, तो सबको पता ही होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन। ठीक है, किसने इसका निर्माण किया, तो ऑप्शन में तो देखिए आप गंगा डेल्टा दिया हुआ है, और जो इस डेल्टे का निर्माण किया वो दोनों नदियों ने मिलकर किया। कौन कौन सी नदी ने, ब्रह्मपुत्र नदी, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दोनों नदियों ने मिलकर इसका निर्माण किया। कहां पर किया, बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण किया। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी, इस डेल्टे का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरी वन। यहाँ पर पेड़ उग गए, क्योंकि डेल्टा क्या है, कंकर, पत्थर, रेती तो नदियां लेकर आई ना, तो वो दलदल बन गई और बहुत ज्यादा मिट्टी का निर्माण भी हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, सुंदरी वन उग गए। ठीक है, इन सुंदरी वनों को आप मैंग्रोव वन भी कहते हैं, इन वनों को आप डेल्टाई वन, क्योंकि डेल्टा पर उगे हुए हैं इसलिए डेल्टाई वन। इन वनों को ही आप अमराई वन भी कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन है बच्चों, इन वनों को आप गराल वन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इन वनों को आप वेलांचली वन भी कहते हैं। इन वनों को वेलांचली वन भी कहा जाता है। तो ये वन विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन पर पाए जाते हैं, और इन्हीं वनों की वजह से, और ये सबसे बड़ा है इस वजह से क्या हुआ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे। कई बार ऑप्शन में आपको गंगा मिला है, कभी कभी आपको ब्रह्मपुत्र भी मिल सकता है, कभी कभी दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलकर आपस में गिरती हैं तब डेल्टा बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सबसे अधिक तांबा कहां पाया जाता है। वेयर इज द मैक्सिमम कॉपर फाउंड इन इंडिया। अभी आपने पढ़ा था भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहां पर पाया जाता है, खेतड़ी। खेतड़ी खान का नाम है। अब बात करें खेतड़ी कहां पर है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है वो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान पर पाया जाता है। और ये आपको कभी कभी ऑप्शन में खेतड़ी मिलेगा और कभी कभी आपको ऑप्शन में, जैसे इस क्वेश्चन में, राजस्थान भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा तांबा भी राजस्थान में मिलता है, और सबसे ज्यादा मार्बल, अच्छा मार्बल, मकराना मार्बल, वर्ल्ड फेमस मार्बल है, वो भी आपके राजस्थान में ही पाया जाता है। राजस्थान में अगर बात करो तो मकराना मार्बल, मकराना मार्बल भी, सबसे ज्यादा जीरा भी पाया जाता है, सबसे ज्यादा सरसों भी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है ना, और इस तरह की चीजें और भी चीजों के लिए फेमस है आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत में हिमालय पर्वत भी है, भारत में विशाल मैदान भी है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार भी है, द्वीप भी है और तट भी है, और नई नई चीजों का निर्माण भी होता है। तो भारत का जो भी क्षेत्रफल है, ठीक है ना, भारत में आपको माउंटेन दिखाई देते हैं, प्लेट्यूज दिखाई देते हैं, तो भारत में जितने भी भाग हैं उनमें से सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है ये वाला हिस्सा, और ये क्या है? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना, ये प्लेट्यू है, पठार होते हैं ये, और ये पठार है, और हिमालय जैसे पर्वत ये होते हैं पर्वत। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भारत का सबसे प्राचीन भाग है। जब भारत में ना हिमालय पर्वत था, ना विशाल मैदान था, इनका निर्माण बाकी जो भी आप देखते हैं हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, थार डेजर्ट, सब ये बाद में आए, ठीक है। सबसे पहले कौन था? प्रायद्वीपीय पठार। ये किसका हिस्सा था? ये गोंडवानालैंड का भाग था। एग्जाम में पूछ लेते हैं ये किसका भाग था? गोंडवानालैंड का भाग था। पहले क्या था? जो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी एक ही जगह जुड़ी हुई थी। अब तो अगर प्रेजेंट में बात करें तो आप देखते हैं जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी स्थलखंड है, ये उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सारा स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अलग अलग 7 टुकड़ों में डिवाइड है। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? प्राचीन समय में जितनी भी पृथ्वी थी, जितना भी स्थलखंड था पृथ्वी पर, वो एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस तरह से। और जो जितने भी महासागर हैं ये इसके चारों तरफ फैले हुए थे। तो जो स्थलखंड था, जो एक ही महाद्वीप था, इसको हम बोलते थे पेंजिया। इसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया। और जो महासागर था इसको हम बोलते थे पेंथालसा। क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्राचीन समय में कितने महासागर थे, कितने महाद्वीप थे? तो एक ही महासागर था, एक ही महाद्वीप था, पेंथालसा। पेंथालसा महासागर, ऐसी चीजें थी। अब जो पेंजिया था ये 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर का भाग अंगारा लैंड था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना गोंडवाना लैंड। फिर धीरे धीरे ये अलग हुए। आज भी पृथ्वी अलग अलग हो जाती है, जुड़ जाती है। बहुत सारे कारण है, कहीं पर पृथ्वी अलग अलग होती है, कहीं कहीं पर डेल्टाओं के द्वारा जुड़ भी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो भारत था, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था, ये गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था, ठीक है। और बाकी जो बाद में उनका निर्माण किया, जो भी बाद में जो भी भाग आपको दिखाई देते हैं, उनका निर्माण सबसे बाद में हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? ये प्रायद्वीपीय पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके, इसीलिए आप हमारी क्लास में आते हैं ताकि अपने डाउट्स पूछ सके। ऐसा क्या फायदा कि अगर आप आए और क्लास में जो भी डाउट है आपका, फिर वो क्लास में डाउट ही रहा। तो पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट के साथ रेगुलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैज द इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया? तो आप देखिए, भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश है 9। इनमें से 7 ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है, और 2 ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती। पड़ोसी हैं और लेकिन स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। तो वो आपका श्रीलंका है और आपका मालदीव। ये मालदीव का क्वेश्चन आया था। भारत का सबसे ऐसा देश जो पड़ोसी है लेकिन जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो ये हिंद महासागर में है, और ये एशिया का सबसे छोटा देश भी है और द्वीप भी है। क्योंकि द्वीप क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, तो इसलिए द्वीप हुआ। और श्रीलंका और मालदीव समझ में आया, 2 भारत के ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती, बल्कि 7 कैसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आपको याद हो ही चुका है। तो श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है, क्योंकि भारत, ये आपका भारत है और यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर कौन सी खाड़ी हो गई? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के द्वारा ये भारत और श्रीलंका आपस में अलग हो रखे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र कौन सा है? द मोस्ट
आइडल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, तो भारत का सबसे अच्छा कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है आपकी असम में। और जो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है वो तो किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। असम में जो चाय है उसके लिए फेमस है, ठीक है। इंडो गंगाटिक प्लेन ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है आपका। और ये सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है? गेहूं और गन्ने के लिए ये फेमस है, ठीक है। दक्कन का पठार की बात करो तो दक्कन का पठार का हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है दक्कन का पठार। ये गंगा वाला प्लेन, ठीक है, गेहूं और गन्ने के लिए। और यहाँ पर ये हिस्सा आपका किस लिए फेमस है? ये आपका दक्कन पठार, ठीक है। और दक्कन पठार किसके लिए फेमस है आपका? ये कपास के लिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि ब्लैक सोइल है। और ये कच्छ का रण आपका कहाँ पर है? कच्छ का रण आपका यहाँ पर है। ये ज्वारीय ऊर्जा के लिए फेमस है। तो याद रखना, भारत में दक्कन का पठार या महाराष्ट्र गुजरात कोई भी एरिया पूछ लेंगे आपको, तो यहाँ पर दक्कन पठार है। और दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो मैग्मा निकलता है वो ब्लैक सोइल का भी निर्माण करता है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार कि भारत में जो ब्लैक सोइल है, काली मृदा है, उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो ज्वालामुखी के द्वारा। और दक्कन पठार भी ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा, द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में, किस राज्य में मिलते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, अदरवाइज याद कर लेना। भारत में सबसे ज्यादा वन है आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में। और किस लिए फेमस है आपका मध्य प्रदेश? यहाँ पर सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, तो अमरकंटक पठार कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका एमपी में। ये क्या है? एमपी में है आपका अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। और कहाँ पर गिरती है नर्मदा नदी निकलकर? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अमरकंटक पठार से ही कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पठार से ही सोन नदी निकलती है। और सोन नदी जाकर कहाँ पर मिलती है? ये गंगा की सहायक नदी है। तो कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन में बच्चों ये भी पूछते हैं, भारत की ऐसी दो नदी बताइए जो एक स्थान से निकली और दोनों विपरीत दिशा में बहने लगी। तो आप देखिए, दोनों अमरकंटक से एमपी से निकल रही है। एक अरब सागर की तरफ आ गई, एक उत्तर की तरफ जाकर गंगा में मिल गई। क्यों? ढलान की वजह से। आप तो जानते हैं नदियों को, पानी को, जल को जैसा ढलान मिलेगा वैसा वो बहने लगता है। तो इसका कारण है स्लोप, ठीक है ना, ढलान की वजह से। तो आप याद रखना, अमरकंटक पठार एमपी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। और ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? ये आपकी एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। और साथ ही साथ ये भ्रंश घाटी से भी होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है या भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो दोनों का आंसर आपका नर्मदा नदी एमपी से निकलती है और अरब सागर में ये गिरती है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछे। रिकॉर्डेड क्लास के कमेंट भी हम पूछते हैं और अप्लाई करते हैं। और ज्यादा आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल आपको हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, हर चीज वहां पर आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन भी मिलेगा क्लास का, जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका पीडीएफ भी मिलेगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं। तो ये जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो इसका आंसर बनता है आपका बी, फिश प्रोडक्शन से है। हरित, ये आपका खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है? हरित क्रांति। तिलहन क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, ऐसी फसलों से, ऑयल सीड से जिससे तेल निकाला जाता है, तिलहन, पीली क्रांति। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। तो बहुत सारी क्रांति आ गई, ठीक है ना। जिस भी चीज के उत्पादन को बढ़ावा देना है उसी से रिलेट करके कर देते हैं। नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल्ड क्रांति। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? आलू से। रेड
टमाटर और मांस के उत्पादन से। ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक किससे संबंधित है आपकी, बायोडीजल, ठीक है ना। तो बहुत सारी क्रांति आ गई। तो अब सबसे आपकी एक नई क्रांति आई है, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है सभी क्रांतियों को इसी में मिला लिया गया है। सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में नया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हैं वो अब किस क्रांति का भाग है, तो वो सभी इंद्रधनुषी क्रांति का भाग है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करें धूपगढ़ चोटी, ये तो ठीक है, किस राज्य का भाग है, किस राज्य में है, तो ये आपके एमपी में है। धूपगढ़ कहां पर है, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब बात करें किस पर्वत का भाग है, जो चोटियां होंगी वो किसी पर्वत की तो होंगी। तो मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में ये पर्वत है, ये पर्वत है आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी है आपकी कौन सी, धूपगढ़, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। और ये कहां पर जाकर गिरती है, ये गिरती है अरब सागर में। यहीं पर एमपी में ही क्या है आपका अमरकंटक, अभी आपने पढ़ा। और यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, यहीं से आपकी नदी निकलती है नर्मदा। और वो भी कहां पर गिरती है, ये नर्मदा नदी और ये आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। तो सतपुड़ा पर्वत जिसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो एमपी में फैला हुआ है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, ठीक है बच्चों। और दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं, दोनों ही नदियां एमपी से निकलती हैं। और दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती, दोनों ही एस्चुरी बनाती है। और दोनों ही नदी बृहंस घाटी से होकर गुजरती हैं। तो दोनों नदी की बहुत ज्यादा इनमें समानताएं हैं, नर्मदा और ताप्ती में, ठीक है। और इनके बीच में जो पर्वत है याद रखना, वो सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी आपको याद हो गई है, वो है धूपगढ़, कहां पर, एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। या देखिए ओजोन परत भी या ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। तो आप जानते हैं जो वायुमंडल है समताप मंडल का ही भाग है आपका ओजोन परत या ओजोन गैस। जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं ओजोन। जैसे 3 अणु आपस में मिले ओजोन ऑक्सीजन के, और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। आपको पता ही सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आई तो वो पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ा हिमनद पिघल जाएंगे, नदियों में आएंगे और नदी समुद्र में गिरेगी, जलस्तर बढ़ जाएगा, जहां पर सूखा है वहां पर और सूखा पड़ेगा, स्किन डिजीज हो जाएंगी, मानव जाति को और जीव जंतु को और वनस्पति को पूरी तरह से बहुत ज्यादा खतरा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, ये पृथ्वी की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। इसलिए जो ओजोन गैस है इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन गैस को हम कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी जो बहुत ही हानिकारक किरणें हैं उनसे, ठीक है बच्चों। तो ये थे अभी आपके आज के क्वेश्चन, आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, जो याद होंगे बहुत अच्छी बात है, और जो भी क्वेश्चंस आपके याद नहीं थे या कोई डाउट था वो आपने नोट किया होगा और याद किया होगा। अपना जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कीजिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए आप हमारे साथ रहिए राइस स्मार्ट हिंदी पर हर रोज, ठीक है, सुबह से शाम तक आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिए, साथ ही साथ जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिल जाए। और वैसे आप मेरी क्लास का टाइम तो याद ही रखिए, अब मेरी क्लास का टाइम है 2 PM, ठीक है बच्चों। और हमारा जो हमारा जो राइस स्मार्ट का ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और वहां पर हमारा एक
कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच भी शुरू हो चुका है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज करेंगे आप TB500, तो इससे आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफी डिस्काउंट मिलेगा। अगर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच की बात करें तो उसमें आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी आपने पढ़ा उस दिन उसका लाइव टेस्ट क्लास के बाद मिलेगा आपको। हर वीक जो आप पढ़ेंगे उसका टेस्ट मिलेगा, हर मंथ जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, और वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो काफी चीजें देखने को मिलेंगी। हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, जो भी आपका सिलेबस है उसका। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और अपना जो टाइम है वो हमारे साथ यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू।